हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधिसत्व आईएएस। माय नेम इज कुमार मनीष। 15 जुलाई को एपीओ का एग्जाम हुआ। हम लोग साइंस का क्वेश्चंस देख रहे थे, जिसमें अप टू 50 जो क्वेश्चन नंबर 50 तक है वो क्वेश्चंस देख चुके थे। उसके आगे हम लोग 53 से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इजी क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, लेकिन साथ साथ और भी थोड़ा बहुत डिटेल्स हम लोग डिटेल देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम्स हुआ है और आने वाले एग्जाम्स में इसका मतलब यूजफुलनेस है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जा रहे हैं। अदरवाइज डायरेक्ट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, चलिए दोनों लिस्ट को मैच करना है। ऑप्शंस क्वेश्चन में क्या क्या है? बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, आंसर तो हम लोग देखेंगे, पहले एक वर्ड को समझने का कोशिश कीजिए। ये सब कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसा कुछ पढ़े तो है ही हम लोग। कब पढ़ते हैं एक बात समझिए। सबसे पहले आप फोर्स को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब फोर्स को हम लोग बोलते हैं इज द कॉज दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? इज द कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एक स्टेट से ऑब्जेक्ट को दूसरे, यहां से बेसिकली ऑब्जेक्ट को यहां लाया, तो हम लोग क्या बोले कि कुछ फोर्स अप्लाइड हुआ होगा, कुछ फोर्स अप्लाइड हुआ होगा। फोर्स का और कुछ बेसिक बात आप जानते हैं, फोर्स का यूनिट हम लोग न्यूटन मानते हैं। ऐसा यूनिट क्या है? दिस इज न्यूटन। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है? दिस इज, इधर लिख रहे हैं क्योंकि उधर और कुछ लिखना है। ठीक है, दिस इज न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ये भी जानते हैं आप। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, ये डाइन वाला नहीं है ये, ठीक है, डाइन वाला नहीं है, दिस डाइन। ठीक है, इसके बाद ये फोर्स क्या है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दीज आर द फैक्ट अबाउट द फोर्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग फोर्स को डिवाइड करते हैं। किस तरह से? देखो, दो तरह का फोर्स हम लोग बोलते हैं। जब भी फोर्स का बात होता है, दो तरह का फोर्स का बात करते हैं। कौन कौन सा फोर्स होता है जी? एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। दूसरा हम लोग बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सा होता है समझ रहे हो ना? जो कांटेक्ट के कारण होता है। ठीक है, मतलब वहां कनेक्ट होता है, वहां कुछ कनेक्ट होता है, जैसे टेंशन फोर्स। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग में बॉल लटकाए हुए हो तो वो क्या है? बीच में टेंशन दे रहा है, तो उसी तरह से हम लोग बात कर सकते हैं टेंशन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स है। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट रखे हो, जैसे यहां पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है? नीचे फोर्स लगा रहा है mg, अगर इसका मास m है तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? n। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तीसरा हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का बात करते हैं। भाई कांटेक्ट में आएगा तभी तो फ्रिक्शन लगेगा, जैसे यहां चल रहा है तो इसमें क्या है? कांटेक्ट में आ रहा है तभी तो फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स का बात कर सकते हो। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स का बात कर सकते हो। ये क्या है? दिस ऑल्सो कम्स इन द कांटेक्ट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। दिस ऑल्सो कम्स इन द कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, चलो अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का बात कर रहे हैं। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब तो समझ गए, जो कॉन्टैक्ट में नहीं है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या हवा में रहोगे तो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेविटेशन फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, ये फील्ड पे काम करता है। ये सब जो होता है जनरली ना फोर्स, ये सब फील्ड पे काम करता है। जहां तक इनका फील्ड क्या होता है बात कर चुके हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, बस इतना ही याद रखोगे। फील्ड क्या होता है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उसी तरह का बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशनल के फोर्स के बाद कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हो कि नहीं? तो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है? दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अलावा भी हम लोग बहुत दो चार बात फोर्स के बारे में कर सकते हैं, जैसे बस एक और लाइन सुन लीजिए। ठीक है, इसको तो हटा, हाँ, इसको तो हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, एक और बात समझिए, फोर्स में दो और क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ऐसे भी सोच के देखो ना, स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। क्यों भाई? पॉजिटिव चार्ज बेसिकली प्रोटॉन बैठा हुआ है न्यूक्लियस में और एक साथ बैठा हुआ है, जबकि बेसिक बात क्या पढ़े हम लोग कि चार्ज हमेशा रिपेल करता है। ठीक है, सेम चार्ज हमेशा रिपेल करता है, तो इसका मतलब वहां पर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। दिस इज न्यूक्लियर फोर्स विच इज
स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, विच इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द नहीं, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ठीक है, क्योंकि अपोजिट सेम चार्ज होने के बावजूद सेम मतलब एक जगह पर रखा हुआ है। लेकिन एक बात समझो, ये बहुत कम डिस्टेंस पे लगता है, ये इसके लिए डिस्टेंस का जो जरूरत होता है बहुत कम डिस्टेंस पे होता है। अब वहीं जब बड़ा न्यूक्लियस हो जाता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल भी हो जाता है, उसके लिए भी रीजन न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। वीकेस्ट फोर्स किसको बोलते हो? वैंडर वाल फोर्स को, वैंडर वाल्स को। दिस इज द weakest force, this is the weakest force, clear? तो ये हम लोग बात कर रहे थे इतना फोर्स के बारे में, जब पता है तो चलो क्वेश्चन भी देख लेते हैं फिर, ठीक है। पूछा है बैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स हम लोग किसको बोलते हैं जी? जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये एक्चुअली न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं? जब एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्चुअल में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। मतलब ऐसे तो पढ़े होगे बहुत सारे डेफिनेशन, लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहां लिखा जाए? यहां लिखते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है जी? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? व्हेन एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो। एफ नेट का मतलब क्या होता है? जितना भी फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जैसे ये है, ठीक है, ये स्टैटिक, इधर से एक फोर्स हुआ, इधर से एक फोर्स हुआ, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स हुआ, तो क्या हुआ? ये स्टैटिक स्टेट में है, तो बॉडी इज इन एट रेस्ट, ठीक है। तो एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो, यानी जितना भी फोर्स है, यानी हम बोले F1 वेक्टर का साइन देते हैं, F2 वेक्टर का साइन दे दे, प्लस 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 जितना भी आ रहा है एन फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो, तब क्या बोलोगे? दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस केस में क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन मतलब अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो दैट विल रिमेन इन रेस्ट, और बॉडी इफ द बॉडी इज इन मोशन दैट विल रिमेन इन मोशन, ठीक है। इसका मतलब ए नेट एक्सेलरेशन नेट इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, और यही बात पूछ रहा है एक्सेलरेशन में। बैलेंस फोर्स हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यानी ये स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ का देखिए क्या बोल रहा है? बैलेंस फोर्स। क्लियर है मेरा बात? चलो, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। अच्छा, सेकंड लॉ न्यूटन का क्या होता है? जगह नहीं है, बस ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है न्यूटन का एफ नेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बस इतना ही याद रखो अभी, ठीक है, बाद में जरूरत होगा तो देखेंगे। एफ नेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसी को डिराइव करके लाते हो, एफ इक्वल्स टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन जो लाते हो, इसी बेसिकली इसी इक्वेशन से आता है। एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। कांटेक्ट फोर्स यहां हम लोग पढ़ चुके। कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सा था? टेंशन, नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन, फ्रिक्शन और स्प्रिंग। यहां पर कौन सा पूछा? चलो यहां पर बात कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक है। तो दिस इज द कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स हम लोग पढ़ चुके, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दिस मैग्नेटिक फोर्स। तो बेसिकली नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा हो गया? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 3, 4 ये वाला, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा जी? बी, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए देखते हैं कार्टिलेज कहां प्रेजेंट होता है। बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, ऑल ऑफ द अबव नॉट अटेम्प्ट, ठीक है। नॉट अटेम्प्ट वाला भी चीज ध्यान रखोगे इस बार अच्छे से, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। मतलब अगर नहीं आता है तो चुपचाप नॉट अटेम्प्ट मार्क कर दोगे। क्वेश्चन कार्टिलेज का पूछ रहा है। ये हम लोग बेसिकली बोन्स और कार्टिलेज में पढ़े थे, ठीक है, बोन्स और कार्टिलेज टॉपिक में पढ़े थे। अच्छा है, ठीक है, कार्टिलेज से इधर कुछ दिन से सवाल नहीं आ रहा था, बहुत दिन बाद सवाल दिखा है कार्टिलेज का, ठीक है। कार्टिलेज होता क्या है? मतलब कह सकते हो कि बोन से, जब हम लोग बोन का सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी से कंपेयर करते हैं तो कार्टिलेज इज मच मोर फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्टर देन बोन, ठीक है। तो ये बेसिकली कार्टिलेज जो है पूरा बॉडी का सपोर्ट और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। कार्टिलेज में एक प्रोटीन का भी बात किए थे हम लोग, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, शायद आपको याद होगा, हम कॉन्ड्रिन प्रोटीन बोल रहे हैं। कॉन्ड्रिन इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, कभी कभार प्रोटीन मिलाने भी आता है। तो कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। बोन्स में कौन सा होता है? ऑसिन, ठीक है। बोन्स में कौन सा बात करते हैं? ऑसिन। कार्टिलेज में एक बात और खास भी याद रखना, पहले तो कार्टिलेज कौन सा है ये बात तो आप समझ रहे हो ना। जैसे हम लोग नोज का बात कर सकते हैं, ईयर का बात कर सकते हैं, क्या फ्लेक्सिबल है ना। बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है। नोज है, ईयर है,
कोई भी ज्वाइंट का बात कर सकते हो, मतलब बोन्स का जो ज्वाइंट होता है उसके बीच में भी कार्टिलेज होता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग कार्टिलेजिनस बोन में ही मानते हैं किसको, एक तो वर्टिब्रल कॉलम को और दूसरा आपका दिस रिब्स को, ठीक है। तो यहां पर कार्टिलेज हम लोग मानते हैं कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए रिब्स में देखते हो मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्टिब्रल कॉलम में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल रहा होता है। एक एपिग्लोटिस पढ़े होंगे, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर का ढक्कन, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग एपिग्लोटिस, वो भी कार्टिलेज का भी बना होता है, ठीक है। तो जो भी वो सब पार्ट हम लोग बात करें वो सब कार्टिलेज का। इसमें सिंपल बात क्या है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इसको तो कार्टिलेजिनस बोन ही बोलते हैं, ठीक है, ये जो दिया है ये सही है। वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग कार्टिलेजिनस बोन का बात करते हैं। इन द टिप ऑफ नोज, ठीक है, नोज के टिप में, दिस इज ट्रू। ईयर का ज्वाइंट्स, इसको आउटर ईयर ज्वाइंट्स, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया, दिस इज ऑल ऑफ द अबव, दिस इज द ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कार्टिलेज में कॉन्टेंट, अच्छा एक बात और याद रखना, ठीक है, कार्टिलेज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिकली कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होता है, नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स नहीं होता है, ठीक है, नर्व वेसल और ब्लड वेसल्स नहीं होता है, जिसके कारण वहां पर उनके सेल्स को, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं हम लोग, उसको भी तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वहां न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कैसे पहुंचता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक और कार्टिलेज के बारे में जब बात कर रहे हो तो एक और याद रखना, शार्क जो मछली जानते हो, शार्क के पास बोन नहीं होता है। पूछता है ये चीज कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव बोन्स, ठीक है, तो शार्क के पास बोन नहीं होता है। तो शार्क पूरा का पूरा किससे बना होता है, कार्टिलेज का, ठीक है। तो शार्क का पूरा स्केलेटन किसका बना होता है, दिस इज कार्टिलेज का, शार्क का, ठीक है। तो शार्क्स बेसिकली कार्टिलेज का बना होता है, उसमें बोन्स होता ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुछ फैक्ट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, ठीक है। कॉलम 1 में है ब्रेकिंग डाउन, बिल्डिंग अप, ठीक है, मिलाते भी जाते हैं। ब्रेकिंग डाउन और बिल्डिंग अप का बात कर रहा है। ब्रेकिंग डाउन क्या होता है, दिस इज कैटाबॉलिज्म। ब्रेकिंग डाउन क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। बिल्डिंग अप क्या होता है, दिस इज एनाबॉलिज्म। बिल्डिंग अप क्या होता है, एनाबॉलिज्म। चलो ये किसका बात कर रहा है आप समझ लो ना, ये मेटाबॉलिज्म का बात कर रहा है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितना भी हमारे बॉडी में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम लोग बात की कैटाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, काटना पीटना से याद रखोगे, कट डाउन, ठीक है, कट डाउन, काटना पीटना से याद रखोगे, वर्ड में कंफ्यूजन होता है। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कट डाउन कर रहा है। अच्छा, जब भी कट डाउन करता है तो एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। एनर्जी रिलीज होता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म वर्ड याद रखोगे, असेंबल कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है, असेंबलिंग से, ठीक है, असेंबल, ठीक है, असेंबल करने को एनाबॉलिज्म बोलेंगे। इसमें क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उस फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, कैटाबॉलिज्म का कुछ एग्जांपल देखो, फूड कंज्यूम किए तो फूड ब्रेकडाउन हो गया, फूड ब्रेकडाउन हो गया तो यानी ब्रेकडाउन हुआ, यानी कट डाउन हुआ, यानी कैटाबॉलिज्म का बात कर रहे हैं। वही देखो प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है, यानी अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाया, कैसे, एनाबॉलिज्म से, ठीक है। तो एनर्जी उस प्रोसेस में कंज्यूम होता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी क्या है, दिस इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी कहलाता है, ठीक है। एटीपी क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी, ठीक है। एनर्जी करेंसी मतलब सारा बात हम लोग एनर्जी यूज होने का, फिर कंज्यूम होने का या प्रोड्यूस होने का बात किसमें करते हैं, एटीपी में, ठीक है। अब देखो जो ये एनर्जी करेंसी होता है, इसमें एक चीज और एक बार पूछा हुआ है डिफरेंट एग्जाम में, देख लो एटीपी से कैसे एनर्जी मिलता है हम लोग को। एटीपी एक्चुअली में एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, ठीक है। प्लस प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आईपीआई लिखते हैं, ठीक है, प्लस एनर्जी रिलीज होता है। यही प्रोसेस चल रहा होता है दिस एटीपी से एनर्जी में, ठीक है। डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। डीएनए क्या है जी, दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी हम लोग जेनेटिक मटेरियल का बात कर रहे हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है, दिस इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो हेरिडिटी कैरेक्टर किसके कारण आता है, दिस इज
डीएनए के कारण, ठीक है। वहीं हम लोग प्रोटीन एंड स्टार्च को क्या बोलते हैं, दिस इज द मैक्रोमोलिकुल्स, ठीक है। प्रोटीन स्टार्च क्या आता है, दिस इज द मैक्रोमोलिकुल्स, ठीक है। सेलुलोज का भी बात करेगा तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है, दिस इज प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब इसी कैटेगरी में आता है, दैट इज मैक्रोमोलिकुल, मतलब लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम लोग वर्ड यूज करते हैं मैक्रोमोलिकुल। चलिए नेक्स्ट में चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी। बात तो सही है, हीट कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन, सही बात है। अच्छा, टेम्परेचर का डेफिनेशन याद है ना, टेम्परेचर हम लोग किसको बोलते हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का जीरो हो जाएगा तो क्या बोलोगे, मतलब अब उसके नीचे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं, तो दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज जीरो, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज जीरो। ये जो टेम्परेचर है जीरो, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी जिस पे जीरो होता है, इसी को हम लोग जीरो केल्विन बोलते हैं। तो केल्विन के बारे में, केल्विन स्केल के बारे में एक बात और याद रखिएगा, केल्विन स्केल के पास निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। केल्विन स्केल का कोई भी, सॉरी केल्विन, क्या लिख रहे हैं जी, केल्विन के पास निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो जीरो उसका मिनिमम वैल्यू है, और उसी जीरो केल्विन को हम लोग डिग्री सी में लिखना होता है तो कितना लिखते हैं, -273.15 डिग्री सी, ठीक है। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, यानी कोई टेम्परेचर दिया कि -280 डिग्री सी, इज इट पॉसिबल टेम्परेचर, नो, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करेगा, बात समझो, ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे कहीं का भी बात करोगे, ठीक है। क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बचा तो उसके नीचे टेम्परेचर जाएगा कैसे, ठीक है। तो जब मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सी, और केल्विन में 0 केल्विन है, केल्विन स्केल के पास किसी भी तरह का निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। केल्विन स्केल के पास किसी भी तरह का निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये दोनों तो सही हो गया ना स्टेटमेंट। थर्ड है, रेडिएशन कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, भाई साहब, ठीक है। खुद सोच के देखो, सन से हम लोग के पास एनर्जी आ कैसे रहा है, थ्रू रेडिएशन, तो बेसिकली ये तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। कंडक्शन रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, दिस इज करेक्ट, कंडक्शन को मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, जे के एंड एम, जे के एम कहां दिया है, सी में, ठीक है। चलो हीट ट्रांसफर का बात कर रहे हैं, तीनों को शॉर्ट में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। हीट ट्रांसफर के लिए 3 मीडियम का बात करते हैं, कौन कौन सा हीट ट्रांसफर किसमें होता है जी, हीट ट्रांसफर किसमें कैसे होता है, 3 तरह का मीडियम का बात करते हैं, कौन 3 तरह का वे का बात करते हैं। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। इस क्वेश्चन में 2 तो दिया हुआ है, कंडक्शन और रेडिएशन, कन्वेक्शन का बात नहीं किया, हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है, मतलब हीट ट्रांसफर कैसे होता है, बाय मॉलिक्यूलर कॉलिजन, ठीक है। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, बाय मॉलिक्यूलर कॉलिजन। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं मॉलिक्यूलर कॉलिजन, मान लो एक रॉड है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल कोलाइड किया, इसको एनर्जी दिया, ये इसको एनर्जी दिया, ये इसको एनर्जी दिया, यानी क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे ऐसे वाइब्रेट, हीट जब दे रहे हो तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो वो ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है, और बगल के मॉलिक्यूल्स को देखो इधर से ऐसे करके बेसिकली इससे टकरा टकरा के एनर्जी ट्रांसफर करता जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसी को बोलते हो कंडक्शन। तो कंडक्शन किसमें होता है भाई, सॉलिड में होता है। कंडक्शन किसमें होता है, सॉलिड में होता है। इसका मतलब क्या एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर हो रहा है, नहीं, कंडक्शन में किसी भी तरह का फ्लो ऑफ मैटर नहीं होता है, ठीक है। कंडक्शन में किसी भी तरह का फ्लो ऑफ मैटर मींस फ्लो ऑफ मैटर नहीं होता है, ठीक है। किसमें होता है, हम आपसे बात किए सॉलिड में, किसमें होता है, सॉलिड में। लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज मरकरी, ठीक है। एक एक्सेप्शन है इसमें, कौन सा, मरकरी। देखो मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, हम लोग बोलते हैं 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना हाई डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कितना हो गया, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब इतना हाई डेंसिटी वाला लिक्विड मूव नहीं करेगा, तो उसमें भी हीट ट्रांसफर जो होता है कंडक्शन से होता है। तो कंडक्शन इज जनरली इन सॉलिड, जनरली इन सॉलिड, एक्सेप्शन इज मरकरी, क्लियर है। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जिसमें
मॉलिक्यूल्स ही उठ के चला जाएगा। तो दिस इज अबाउट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब हवा में देखो, ठीक है, हवा का मॉलिक्यूल गर्म हुआ और उठ के भाग गया। पानी का देखो, मॉलिक्यूल गर्म हुआ तो उठ के भाग गया। इसका मतलब क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे होता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट कैसे होता है, दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। आप कह सकते हो मॉलिक्यूल ही उठ के चला गया हीट होके, तो उसको क्या बोलोगे, दिस इज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन किस में बात करते हो, कन्वेक्शन हम लोग लिक्विड एंड गैस में बात करते हैं, लिक्विड और गैस में बात करते हैं। देखो ना, जितना ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ठीक है, यू टॉक अबाउट द कन्वेंशनल करंट, कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट का भी बात की होगी तो उसमें भी बात की होगी, कन्वेक्शनल करंट होता है। जब दिस लैंड और सी ब्रिज का बात करते हो उसमें भी कन्वेक्शन करंट का बात करते हो। जब ओशियन करंट्स का बात होता है उसमें भी कन्वेक्शन करंट का बात होता है। पूरा का पूरा ज्योग्राफी आप कन्वेक्शन पे ही जनरली पढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कन्वेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन को कोई मीडियम चाहिए नहीं, ठीक है, रेडिएशन को कोई मीडियम चाहिए नहीं, ट्रांसफर करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम आल्सो, ठीक है। तो रेडिएशन वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ऑप्शन क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। ये बोला एनिमल्स ऑफ विच फाइलम आर रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। सबसे पहले वर्ड सिमेट्रिकल को देख लेते हो। सिमेट्री क्या बोलते हो, ऐसा बॉडी का अरेंजमेंट का बात कर रहा है कि जब आप उसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड किस में होगा, टू इक्वल हाफ्स में, दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम लोग सिमेट्री वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सिमेट्री भी तीन तरह का हम लोग बात करते हैं। एक होता है आपका एसिमेट्रिकल, दूसरा क्वेश्चन में दिया है रेडियली सिमेट्रिकल का बात करते हैं, और तीसरा हमारा बायलैटरल सिमेट्री होता है, ठीक है। इन तीनों का हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो जो बेसिकली यहां क्वेश्चन में दिया है रेडियली सिमेट्रिकल, इसका मतलब क्या होता है समझने का कोशिश कीजिए। व्हेन यू डिवाइड into two equal halves, many planes passing through the central axis, क्या हम बोले कि many planes passing through the central axis, ठीक है। तो many planes passing through central axis, बस इतना याद रखिएगा, many planes passing through central axis, इसको क्या बोलोगे जी, इसको बोलोगे रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसका आंसर एक्चुअली में सिलेंटरेटा होगा, ठीक है। सिलेंटरेटा को ही आप क्या बोलते हैं, दिस इज नाइडेरिया, दिस इज नाइडेरिया, ठीक है। तो सिलेंटरेटा का ही दूसरा वर्ड हम लोग यूज करते हैं नाइडेरिया, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है सिलेंटरेटा की कैटेगरी में, देखोगे तो आप हाइड्रा का बात कर सकते हो, जेलीफिश का बात कर सकते हो, सी एनिमोन्स, यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सी एनिमोन्स पर, ठीक है। कोरल्स भी इसी की कैटेगरी में आता है, पर कोरल्स का क्या खास बात है, दे लिव इन कॉलोनीज, ठीक है। तो दे लिव इन कॉलोनीज, ठीक है। तो दिस इज सिलेंटरेटा, नाइडेरिया का स्पेलिंग गलत लिखती है जी, सॉरी, दिस इज नाइडेरिया, ठीक है। तो नाइडेरिया सिलेंटरेटा एक ही चीज का हम बात कर रहे हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स जो याद रखे, जनरली देखो कोरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कोरल्स इसलिए हम लोग बात करते हैं कि नाइडेरिया जो है दोनों स्टेज में रहता है, मतलब फ्री भी रह सकता है और इन कॉलोनीज भी रह सकता है। तो कोरल्स दिस कॉलोनी का एग्जांपल है, ठीक है। हाइड्रा और जेलीफिश भी आप याद रखते हैं, जरूरी है, ठीक है। मोलस्का में आ जाइए। देखिए मोलस्का बायलैटरल सिमिलरिटी दिखाता है, ठीक है। मोलस्का जो है बायलैटरल दिस सिमेट्री दिखाता है। मोलस्का का एग्जांपल आपको पता है, जैसे स्नेल और ऑक्टोपस, जनरली स्नेल, ऑक्टोपस, ठीक है। ऑयस्टर भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। कितना याद रखिएगा, ऑयस्टर भी इसी का एग्जांपल है, लिख दें ऑयस्टर, ठीक है। ऑक्टोपस से जनरली क्वेश्चन कभी कभार पूछता है, तो दैट इज मोलस्का, उसको याद रखिएगा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा तो आप समझ रहे हैं कि जैसे हम लोग कीड़ा मकोड़ा का बात कर रहे हैं। आर्थ्रोपोडा मतलब दिस ज्वाइंटेड लेग्स, वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग, ज्वाइंटेड लेग्स। ये भी बायलैटरल सिमिलरिटी का एग्जांपल है, ये भी बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में कुछ भी बात कर लो, जैसे कॉकरोच, बटरफ्लाई, जो मन कर सकते हो, ठीक है। क्रैब्स एक अच्छा एग्जांपल है जो आप कभी इसके बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। क्रैब्स, ठीक है। क्रैब्स भी आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। केकड़ा भी एक आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है ज्वाइंटेड लेग्स, ठीक है। तो इस तरह का बात हो रहा है। अच्छा, एक सिल्वर फिश भी याद रखना, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश इज नॉट अ फिश, ठीक है। जैसे हम जेली फिश बोले, तो जेली फिश का किस में एग्जाम्पल दिए, कोरल्स में, ठीक है। जेली फिश का एग्जाम्पल, जेली फिश इज ऑल्सो नॉट अ फिश, ठीक है। दैट इज सिलेंटरेटा में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली सिलेंटरेटा में जेलीफिश, हाइड्रा भी बोले, हाइड्रा भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको भी याद रखो, ठीक है। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल है। ये जब फिश का क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कंफ्यूज करने का कोशिश करता है। एनेलिडा मतलब हम लोग अर्थवर्म और लीचेस इन सब का बात कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज
अर्थवर्म, और कौन सा बोल रहे हैं हम, लीचेस, ठीक है, जोक, ठीक है। तो बेसिकली अर्थवर्म, दिस लीच, ये सब इसका एग्जांपल होता है, दिस इज एनालिडा का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन नंबर 66, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर का पूछ लिया है, कौन सा एक्सटिंग्विशर ज्यादा सुटेबल है डिफरेंट कंडीशंस में, ये आपको जनरल भी जानना चाहिए, ठीक है। जैसे वुड और पेपर फायर हुआ है, ठीक है, लकड़ी जल रहा है या कागज जल रहा है, तो क्या करोगे भाई, पानी वानी डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल फायर चल रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल फायर में अगर पानी डालोगे तो फिर करंट नहीं मार देगा। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फायर में आपको क्या करना चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना चाहिए, ठीक है। ऑयल और पेट्रोल है, ठीक है, ऑयल और पेट्रोल है। इस केस में देखते हो, पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहां सैंड रखा रहता है, ठीक है, तो सैंड यूज कर सकते हैं हम लोग, सैंड और फोम टाइप उस तरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें पानी मारोगे तो और आग तेज ही होगा ना, मतलब और फैल जाएगा, ठीक है। कुकिंग फैट फायर, कुकिंग फैट फायर में हम लोग वेट केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। कुकिंग फैट फायर में हम लोग वेट केमिकल्स यूज करते हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा जी इसका, दिस इज डी, ठीक है, दिस इज डी। अच्छा, एक बात बताओ, फायर एक्सटिंग्विशर से और भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे CO2 का यहां बात किया है, ठीक है, तो CO2 के लिए जो हम लोग नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दिस इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्या वर्ड यूज करते हैं जी, सोडा। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग यूशर, ठीक है, सोडा एसिड, ठीक है, सोडा में बस एसिड, ठीक है, कौन सा सोडा का बात कर रहा होता है, दिस इज बेकिंग सोडा, ठीक है, दैट इज NaHCO3, ठीक है, दिस इज NaHCO3। और एसिड का बात करोगे तो दिस सल्फ्यूरिक एसिड का बात कर रहा होता है, दिस इज कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको जब रिएक्ट कराओगे तो बेसिकली इस केस में CO2 रिलीज होता है, ठीक है। इसके अलावा भी आपका दिस Na2SO4 रिलीज होगा, जरूरत नहीं है उसको लिखने का, बिकॉज हम लोग को प्लस H2, ठीक है, पर मेनली हम लोग को काम किसका है, दिस इज CO2 यहां पर काम करता है। कैसे काम करता है कि CO2 बेसिकली आपका एक लेयर बना देते, एक ब्लैंकेट लेयर आप समझ लो। तो बेसिक प्रिंसिपल यहां क्या काम कर रहा होता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई को हम लोग कट कर देते हैं बाय मेकिंग अ ब्लैंकेट लेयर ऑफ CO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैच द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी एंड डिजीज कॉज्ड, ओके, मिलाना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे विटामिन डी, विटामिन डी का क्या हो जाएगा, दिस इज रिकेट्स, ठीक है। विटामिन डी के बारे में ऐसे भी बीपीएससी भी क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल, ठीक है। तो कुछ नेम्स भी आपको याद रखना है, ठीक है। विटामिन डी यहां लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। विटामिन डी क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्सिफेरॉल, ठीक है, कैल्सिफेरॉल। जानते हो एक अजीब सा क्वेश्चन पूछा हुआ है D2 और D3 के बारे में, जो अदर कोई एग्जाम आज तक नहीं पूछा है, ठीक है। D2 को हम लोग एर्गो कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ठीक है, एर्गो कैल्सिफेरॉल पूरा लिख लेना, ठीक है। और D3 को हम लोग कोले कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ये बीपीएससी ही पूछ सकता है, एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो D3 को हम लोग कोले कैल्सिफेरॉल और D2 को हम लोग एर्गो कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ये दोनों वर्ड जब एक साथ दे देगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद करने का एक तरीका है, कर सकते हो, जैसे थर्ड लेटर कौन सा आ रहा है आपका, दिस इज सी, ABC, ठीक है। तो उससे याद करना हो तो कोले कैल्सिफेरॉल आप याद कर सकते हैं। आपके पास कुछ बेटर टेक्निक है तो और अच्छा है, उससे याद कर लीजिए। पर याद रखिए D2 और D3 के बारे में पूछ चुका है, ठीक है। विटामिन डी से डिजीज कौन सा बोले हम, रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों में होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है। जो एडल्ट्स में होता है तब हम लोग ऑस्टियोमलेशिया वर्ड यूज करते हैं। ऑस्टियो आ गया तो हड्डी का बात किया है, दैट इज ऑस्टियोमलेशिया, दैट इज इन एडल्ट्स, ठीक है। तो हड्डी का जो बीमारी होता है वो एडल्ट्स में हम लोग विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया का बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखना, विटामिन डी को हम लोग एक्चुअली हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। बोलता है इट इज एक्चुअली अ हार्मोन। हार्मोन वर्ड यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है, हमारे बॉडी में ये सिंथेसाइज हो सकता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसका मेन सोर्स क्या हुआ, सनलाइट, ठीक है। यानी स्किन कैन सिंथेसाइज विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट इसका सोर्स हो गया आपका दिस विटामिन डी का। अदर भी मतलब फूड सोर्स का बात करोगे तो कॉड लिवर ऑयल भी इसका सोर्स होता है, ठीक है। कॉड सनलाइट तो जानते हो इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता भी है, सनलाइट। दूसरा हम लोग कॉड लिवर ऑयल का भी बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ सोर्स। कॉड लिवर ऑयल इज, कॉड लिवर ऑयल की जगह हम सोर्स लिख दिए है वर्ड, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, कॉड लिवर
ऑयल इज ऑल्सो द सोर्स फॉर विटामिन डी। ठीक है, तो ये बेसिक है, इसको याद रखिएगा। हार्मोन होता है ये चीज। और दूसरा एक और बात याद रखना, विटामिन डी क्या करता है एक्चुअली, विटामिन डी का काम क्या है? देखो, इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, हड्डी का प्रॉब्लम क्यों हो रहा होता है? क्योंकि विटामिन डी अगर आपके बॉडी में कम हो गया तो आप कितना भी कैल्शियम कंज्यूम करो वो बॉडी में मींस एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी का काम क्या है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्वेश्चन जनरली कभी पूछा नहीं है। ठीक है, जनरली बात होता है कैल्शियम का, इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, उसके लिए इसका बात करता है विटामिन डी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात किसका कर रहे हैं? विटामिन बी1। इसका हो जाएगा, दिस इज बी1 का बेरी बेरी। ठीक है, बी1 को आप जानते होंगे हम लोग थायामीन वर्ड यूज करते हैं, थायामीन। ठीक है, विटामिन डी को क्या बोले थे? कैल्सिफेरॉल। विटामिन बी1 को बोल रहे हैं दिस थायामीन। ठीक है, विटामिन बी1 से कौन सा डिजीज का बात की? बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी कहां होता है? जनरली ये पूछता भी है, इन द कंट्रीज वेयर पॉलिश्ड राइस इज द मेन सीरियल। याद रखोगे, इन द कंट्रीज वेयर पॉलिश्ड राइस इज द पॉलिश्ड राइस। ठीक है, तो पॉलिश्ड राइस इज द मेन सीरियल। बेरी बेरी भी दो तरह का हम लोग बात करते हैं, दैट इज ड्राई बेरी बेरी और दिस वेट बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, वहीं ड्राई बेरी बेरी मसल फ्रैक्चर का प्रॉब्लम दिखाता है। ठीक है, अगर फंक्शन का बात करोगे विटामिन बी1 बेरी बेरी का फंक्शन क्या है? दिस इज टू मींस रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज। ठीक है, रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज। इसलिए देखिए डिजीज कौन सा बोल रहे हैं कि मसल फ्रैक्चर हो जाएगा। ड्राई बेरी बेरी में क्या होगा? मसल फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी टिश्यू का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन बी12। ठीक है, बी12 को आप क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। ठीक है, बी12 का आप क्या बात करते हैं? दिस इज साइनोकोबालामिन। ठीक है, बी12 से जो डिजीज होता है एक्चुअली परनीसियस एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया लिखा है, दिस इज ट्रू। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ठीक है, अब साइनोकोबालामिन, ठीक है, तो इसका कौन सा डिजीज बोल रहे हैं? अनीमिया या फिर परनीशियस अनीमिया। ठीक है, अनीमिया या फिर परनीशियस अनीमिया। परनीशियस मतलब है डेडली अनीमिया। ठीक है, परनीशियस का मतलब होता है डेडली अनीमिया। एक्चुअली में अनीमिया जस्ट जब लिखना होता है तो हम लोग विटामिन बी9 में लिखते हैं, बी9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, उससे हम लोग डिजीज बोलते हैं कि हाँ दिस इज अनीमिया, क्योंकि दैट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन बी9, विटामिन बी9। ठीक है, बी9 जब रहेगा तो दिस इज अनीमिया होता है। ठीक है, इसमें आपका बेसिकली अनीमिया का बात करते हैं। ठीक है, इसी को फॉलिक एसिड बोलते हैं बी9 को। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी होता है आरबीसी के फॉर्मेशन में। ठीक है, वहीं विटामिन बी12 भी वही काम करता है, लेकिन ये मतलब दिस इज डेडली एनीमिया कॉज करता है, तब आरबीसी प्रोडक्शन में ये भी हेल्प करता है। तो डेडली एनीमिया कॉज करता है, वही एनीमिया ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इससे बी12 से हमेशा पूछता है, देखो इसमें कोबालामिन लिखे हैं, यानी इसमें कोबाल्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसमें कोबाल्ट होता है, तो पूछेगा कौन सा मेटल मिलता है इसमें? ठीक है, तो दैट इज कोबाल्ट। एक्चुअली में एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें मेटल है। ठीक है, एक्चुअली में ये एकमात्र ऐसा विटामिन है, मतलब दिस इज द ओनली विटामिन हैविंग द मेटल। ठीक है, इसका बात कर रहा होता है। नेक्स्ट इज नॉक्टेनिक एसिड। देखो नॉक्टेनिक एसिड वर्ड जो यूज किया है, दिस इज नियासिन को ही वर्ड यूज कर रहा है। ठीक है, नियासिन, नियासिन। ठीक है, नियासिन मतलब अब तो समझ में आ गया कि दिस इज बी3। ठीक है, विटामिन बी3। ठीक है, बी3 से क्या होता है? हम लोग याद किए हुए हैं प्लेग्रा। ठीक है, प्लेग्रा को कैसे याद किए थे? बी3, 3D, बी3 3D डिजीज। ठीक है, 3D डिजीज। 3D का मतलब क्या है? डी का मतलब होता है डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया। ठीक है, कौन कौन सा डिजीज बोले? डिमेंशिया यानी न्यूरल डिसऑर्डर का बात कर रहे हैं, दिस डायरिया मतलब दिस स्टमक इन्फेक्शन का बात कर रहे हैं। ठीक है, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन इन्फेक्शन का बात कर रहे हैं। तो वो तीनों को मिला के वर्ड यूज कर देते हैं हम लोग 3D। हम आपसे ये भी बोले थे कि कभी कभार 4D भी लिख देता है, 4th D इज फॉर डेथ। ठीक है, तो सीवियर प्लेग्रा लीड्स टू डेथ, सीवियर प्लेग्रा लीड्स टू डेथ। इसका क्या है? दिस इज नियासिन। ठीक है, चलो मैच वैच करना है कर लिया जाए। डी का वन सब में दिया हुआ है जी, नहीं मैच करेगा। ठीक है, दिस इज कौन कौन सा था? ऑप्शन डी का बोल रहे थे। विटामिन डी कौन सा हो गया? दिस इज 4 3 2 1, यही है ना? 4 3 2 1 ऑप्शन क्या आ जाएगा? दिस इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए।
देखो क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेजे थॉमसन। बात तो सही है। इलेक्ट्रॉन कौन डिस्कवर किया है? दिस इज जेजे थॉमसन। किससे किया है? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट से? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। रेडियो एक्टिविटी सेकंड ऑप्शन पे जा रहे हैं, के पे, ठीक है। के ऑप्शन है यहाँ, ठीक है। ए 1 2 3 नहीं लिख के जे के एल एम लिखने का आजकल तरीका चल रहा है इनका, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बेक्यूरेल, ठीक है। दिस वाज ट्रू कि बेसिकली दिस इज ट्रू कि बेसिकली रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्यूरेल, ठीक है। हेनरी बेक्यूरेल ही रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किया। अच्छा, एक और नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, मैरी क्यूरी का, ठीक है। तो मैरी क्यूरी रेडियम एंड पोलोनियम का डिस्कवरी में इन्वॉल्व है। रेडियम एंड पोलोनियम, ठीक है। दिस रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है ये डिस्कवर कौन किया है? हेनरी बेक्यूरेल, ठीक है। इसीलिए आपको गीगर काउंटर जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं उसमें जो मेजरिंग टर्म्स है किसमें बात करते हैं? बेक्यूरेल में, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी का अमाउंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? बेक्यूरेल। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम क्या है? गीगर काउंटर, ठीक है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, ठीक है। न्यूट्रॉन सही बात है, कौन डिस्कवर किया है? चैडविक डिस्कवर किया है। न्यूट्रॉन कौन डिस्कवर किया है? चैडविक, ठीक है। दिस आइंस्टीन प्रपोज्ड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। यहां आइंस्टीन कहां से आ गया जी? आइंस्टीन अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कौन डिस्कवर किया है? रदरफोर्ड किया है, ठीक है। किससे किया है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। किससे किया है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से बेसिकली रदरफोर्ड डिस्कवर किया है एटॉमिक मॉडल। तो आइंस्टीन, ये तो बच्चा जैसा क्वेश्चन है। देखो ना, इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आइंस्टीन प्रपोज्ड द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके लिए पढ़ाई करने का जरूरत नहीं, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो क्या करोगे? एम एलिमिनेट करोगे तो एम कट गया, एम कट गया, ठीक है। ये दोनों तो कट गया। अब मेरे पास ऑप्शन है ए और बी, जिसमें जे के एल है और जे एंड एल है, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ के बारे में जानना है, मेरा काम हो जाता है। जे के आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, यानी सिर्फ के बारे में जानना है। अगर के आता है तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बेक्यूरेल। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बेक्यूरेल, दिस इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज ए। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 73। व्हेन अ पर्सन सफर्स फ्रॉम हार्टबर्न, मतलब एसिडिटी से सफर कर रहा है, दे आर ऑफन गिवन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब जानते हैं ना? MgOH2, ठीक है। ये एंटासिड है जी, ठीक है। MgOH2 ये है क्या? दिस इज एंटासिड। एंटासिड किसको बोलते हैं हम लोग? जो बेसिकली स्टमक का एसिडिटी को डाउन करता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एंटासिड, ठीक है। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एंटासिड। स्टमक में एसिडिटी होता ही क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ HCl। हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उस HCl से MgOH2 रिएक्ट करके, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिएक्ट करके बेसिकली उसको न्यूट्रलाइज करता है। ये बेसिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और कुछ नहीं है। देखो तो HCl हम बोल रहे हैं स्टमक में प्रोड्यूस होता है, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज MgCl2 बना दिया, यानी सॉल्ट प्रोड्यूस किया, प्लस H2O बना दिया, ठीक है। इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। केमिकली व्हाई इज दिस इफेक्टिव? क्यों इफेक्टिव है भाई? इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। नहीं, कैटलिस्ट का तो बात करना ही गलत है, ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और कुछ नहीं। इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड दैट न्यूट्रलाइजेस द स्टमक बेस। उल्टा लिखता तो हम बोलते सही है, ठीक है, कि बेसिकली इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस व्हिच न्यूट्रलाइजेस द स्टमक एसिड। तो ये भी गलत हो जाएगा। इट कोट्स द स्टमक लाइनिंग विथ अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। ऐसा भी कुछ नहीं होता है। उसके लिए कोटिंग के लिए दिस आपका म्यूकोसा रिलीज होता है। कोटिंग के लिए म्यूकोसा रिलीज होता है, ना कि इसका बात करते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा है, पढ़ना ही क्या है, उसी को मार्क कर सकते हो। इट इज अ माइल्ड बेस, दिस इज ट्रू, ठीक है। दैट रिएक्ट्स विद द एक्सेस HCl इन द स्टमक टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहां पर हो रहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का बात करें। विथ रेफरेंस टू आर्कियोपैट्रिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्कियोपैट्रिक्स वाज प्रिमिटिव बर्ड एंड कंसीडर्ड टू बी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। देखो ये जो लिखा है ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, ये बहुत जगह एग्जाम में पूछा हुआ है। दिस इज क्वाइट कॉमन अबाउट आर्कियोपैट्रिक्स। आर्कियोपैट्रिक्स को आप अर्लीस्ट नोन बर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। यही कनेक्टिंग लिंक भी है, अर्लीस्ट नोन बर्ड, या फिर प्रिमिटिव बर्ड भी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज अर्लीस्ट नोन बर्ड, ठीक है। समझने का कोशिश करो, जब आप
दिस टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें जब वर्टिब्रेट का बात करते हैं तो वी स्टार्ट विथ पाइसेस, मतलब फिश का बात कर रहे हैं, नेक्स्ट इज एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, और फिर हम लोग मैमल्स का बात करते हैं। तो ये लेवल है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जब कन्वर्जन हुआ रेप्टाइल्स से बर्ड्स में, ठीक है, तो उसी का एग्जांपल है आर्कियोपेट्रिक्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। जब हम आपसे बोल रहे हैं कन्वर्जन का, तो फिश से एम्फीबियन भी तो कन्वर्जन हुआ होगा। लंग फिश इसके लिए भी पूछता है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, फिश यानी पाइसेस टू एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस। तो इसका एक एग्जाम्पल जो है एम्फीबियंस, तो इसका एग्जाम्पल जो है दिस इज लंग फिश। एग्जाम्पल क्या है, दिस इज लंग फिश। लंग फिश क्या होता है जी, लंग फिश मतलब समझ रहे हो कि इसमें दोनों फीचर मिल जाएगा। फाइसेस लिखें, क्या हो गया जी, फिशेस फिशेस फिशेस, ठीक है। दिस एम्फीबियंस, तो ये क्या हो गया, लंग फिश इसका एग्जांपल है जो बेसिकली दोनों का कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, ठीक है। जैसे यहां आप दिस आर्कियोपेट्रिक्स का बात कर रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा कन्वर्जन के लिए फिश से एम्फीबियंस में किसमें दिखा आपको, लंग फिश में, ठीक है। चलिए इट, अब वापस आ रहे हैं आर्कियोपेट्रिक्स में। इट पोजेस बोथ रेप्टाइल्स एज वेल एज एवियन कैरेक्टरिस्टिक, यही तो बात है, ठीक है, यही तो इसका फैक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक। देखो न्यूमेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स। इसके पास न्यूमेटिक बोन्स नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये बात सही है कि इसका बोन्स न्यूमेटिक नहीं है। बॉडी कवर्ड वेल डेवलप्ड कॉन्टूर्स एंड फ्लाइट फीदर्स, ठीक है। ये किसका है, बेसिकली कॉन्टूर्स एंड दिस फ्लाइट फीदर्स, ये बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहां पर दिखा हमको रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक, यहां दिखा बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक। फोरलिम्स मॉडिफाइड एज विंग्स फॉर फ्लाइट, दिस इज करेक्ट। फोरलिम कैसा हो गया है, विंग्स में कन्वर्ट हो गया है उड़ान भरने के लिए। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। अच्छा एक बात और याद रखना, आर्कियोपेट्रिक्स का जो बात हो रहा है, ये बेसिकली आपका लेट जुरासिक पीरियड का बात हो रहा है, ठीक है। जो समय है कौन सा है, लेट जुरासिक पीरियड, इसलिए हम लोग बोलते हैं दिस इज द अर्लीस्ट नोन बर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 असर्शन रीजनिंग है। देखो, इट इज इजियर टू वॉश ऑयली स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स यूजिंग हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट्स देन विद द कोल्ड वाटर। सही बात है जी, कि हम लोग को कपड़ा धोना होता है, गंदा वंदा हो जाता है ज्यादा, तो अब क्या करते हैं, हॉट वाटर में धोते हैं, ठीक है। हॉट वाटर क्या करता है, बेसिकली सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर को डिक्रीज कर देता है, सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर को डिक्रीज कर देता है, जिसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज इजी टू पेनिट्रेट, ठीक है। सरफेस टेंशन वाला फिनोमेना पेनिट्रेशन के लिए हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे ऊंट ये सब हो जाता है, तो आप जो भी जैसे डेटॉल या सेवलॉन यूज कर रहे हैं, तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा से ऊंट को साफ कर सकता है। इसलिए आप सुने भी होंगे कि अल्कोहल से साफ करना ऊंट को ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस वाटर, बिकॉज अल्कोहल का सरफेस टेंशन वाटर के कंपैरिजन में कम होता है, जो कि इजीली जाकर अच्छे से साफ कर देता है, ठीक है। तो ये इसका बात कर रहे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हॉट वाटर इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन, देखो यही तो बात बोले कि नहीं, इंक्रीज नहीं करेगा भाई, दिस विल डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, अलाउइंग इट टू पेनिट्रेट द फाइबर्स मोर इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऐसे भी गलत हो जाता है, इट शुड डिक्रीज, ठीक है। तो जब आर इज फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आ गया, दिस इज ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोटोस्टेट मशीन ड्रम हैज कोटिंग ऑफ। देखो फोटोस्टेट मशीन का बात कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जेरोग्राफी। फोटोस्टेट मशीन जो होता है, दिस इज कॉल्ड जेरोग्राफी करवा रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहीं से वर्ड आया ना, जेरोक्स करवाने जा रहे हो, तो उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, जेरोक्स, ठीक है। तो ये फोटो कॉपिंग टेक्नोलॉजी जो है, दिस इज जेरोग्राफी। फोटो कॉपिंग टेक्नोलॉजी जो है, दिस इज जेरोग्राफी। इसमें जो ड्रम कोटिंग का बात कर रहा है, इसमें हम लोग सेलेनियम का बात करते हैं। सेलेनियम एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। एक अलग प्रॉपर्टी हम लोग को सेलेनियम में दिखता है कि ये डार्क में जब अंधेरा रहता है तो इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर, ठीक है। डार्क में ये एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर, पर इस पर लाइट जब फॉल करता है तो इट एक्ट्स एज अ कंडक्टर, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में ये कैसा बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह, ठीक है। तो इसलिए ये हम लोग यूज करते हैं सेलेनियम का, ठीक है। तो कुछ और बेसिकली याद करिएगा, जैसे फोटोस्टेट मशीन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, दिस इज जेरोग्राफी, ठीक है। तो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, फोटोग्राफी। सेलेनियम आपको पता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ये जो चल रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करता है, ये फोटो कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी यूज करता है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करता है, दिस इज फोटो कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी, ठीक है। एक इसका इन्वेंटर भी याद रखोगे, ठीक है। इसका इन्वेंटर है दिस इज कार्लसन, ठीक है। कौन है? कार्लसन, चेस्टर कार्लसन है, ठीक है। कार्लसन या चेस्टर कार्लसन आप बोलते हो, दिस इज कार्लसन, ठीक है। तो इसका इन्वेंटर है दिस इज फोटोस्टेट मशीन का आप बात करते हो, दिस इज चेस्टर कार्लसन, नाम भी याद रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। एनालॉगस ऑर्गन हैव ऑलमोस्ट, पहला वर्ड क्या दे रहा है जी? एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। हैव ऑलमोस्ट सिमिलर अपीयरेंस, ठीक है भाई, सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन, बट सेम फंक्शन भी परफॉर्म करेगा, बट दीज डेवलप इन द टोटली डिफरेंट ग्रुप्स और टोटली डिफरेंट पैटर्न। दिस इज करेक्ट, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन हम लोग तभी बोलते हैं जब बेसिकली देखो अपीयरेंस सेम है लेकिन ओरिजिन सेम नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि सेम ओरिजिन होता है, सेम ओरिजिन होता है बट डिफरेंट फंक्शन होता है, उसके लिए हम लोग होमोलोगस ऑर्गन का वर्ड यूज करते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन है बट डिफरेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गन है, डिफरेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गन है, तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो होमोलोगस ऑर्गन करते हैं, ठीक है। जैसे देखो ना, फोर लिम्स ऑफ द मैमल्स, ठीक है, उसका हम लोग बेसिकली ओरिजिन और फंक्शन का बात करते हैं तो ओरिजिन बेसिकली सेम हो जाता है। वहीं अगर फंक्शन का बात करोगे तो डिफरेंट फंक्शन का हम लोग वहां बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन है। यहां बात कर रहा है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन बिल्कुल सही बात कर रहा है कि भाई सिमिलर अपीयरेंस होता है, ठीक है, सब कुछ सिमिलर है लेकिन ओरिजिन अलग है, ठीक है, ओरिजिन अलग है, ठीक है। द विंग ऑफ द बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट सर्व द सेम पर्पस ऑफ uplifting the body in the air, but their basic structure is totally different. Hence analogous structures are the result of this convergent evolution. ये भी बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, कि बेसिकली ये जो एनालॉगस स्ट्रक्चर है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट होता है। मतलब इसमें बात करता है कि सेम फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन, ठीक है। इसका बेसिक मतलब क्या बोलने लगता है कि भाई सेम फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन, फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन, ठीक है। तो इनका ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन सबका फंक्शन एक है, विंग्स की तरह काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब दोनों सही है और दोनों का एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। दिस इज करेक्ट, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ऐसा नहीं कि हम लोग आज का बात कर रहे हैं, हम लोग 1998 से, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क सिंस 1998, ठीक है, सिंस 1998 इंडिया इज द फर्स्ट, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, ठीक है। और ग्लोबल सेंस में बात करोगे ना तो इंडिया प्रोड्यूसेस 25%, ठीक है। ग्लोबल सेंस में बात करोगे तो इंडिया प्रोड्यूसेस 25% ऑफ द ग्लोबल मिल्क, ठीक है। अगर इसमें भी स्टेट देखोगे तो यूपी आता है, उत्तर प्रदेश पहला रैंक में आता है मिल्क के प्रोडक्शन में, ठीक है। इसमें मिल्क रिवॉल्यूशन में आपको याद है दिस इज व्हाइट रिवॉल्यूशन का बात करते हैं, और जब फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन का बात करते हैं तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दैट इज मिल्क का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मिल्क प्रोडक्शन में याद रखिएगा हम लोग 1998 से ही रैंक 1 पर चल रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग इन इंडिया वाज 86 एग्स पर एनम 2019-20। देखो ये थोड़ा सा टफ दिया है, हम क्वेश्चन का आंसर कैसे लाना है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये समझो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसलिए दे रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन टफ है बिकॉज 2019-20 का बात कर रहा है कि 86 एग्स पर एनम है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन आपको करंट डेटा भी याद रखना है। आज के डेट में हम लोग 106 एग्स मतलब पर कैपिटा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पर कैपिटा प्रोड्यूस करते हैं। ये जो डेटा है दिस इज 2024-25 का डेटा रिलीज हुआ था, हम वो डेटा आपको बता रहे हैं। दिस इज 106 एग्स पर कैपिटा, पर मतलब पर पर्सन पर ईयर, पर पर्सन पर ईयर का बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एक और बात रखना याद दिस एग के सेंस में कि हम लोग वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। तो एग में जैसे ये मिल्क में पूछा है तो इसी तरह से एग में हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग के। पहला चाइना है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम लोग एग के, ठीक है, एग के हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं,
ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया रैंक्स 10th इन द मीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। देखो ये स्टेटमेंट देखने से ही लग रहा होगा हम लोग 10वां पे कहां से जाएंगे जी, ठीक है। इंडिया लीडिंग मिल्क मीट प्रोड्यूसर है, इंडिया लीडिंग मीट प्रोड्यूसर है, ठीक है। इंडिया का एक्चुअल अभी करंट रैंक देखोगे तो ये बेसिकली 4th रैंक है, ना कि 10th है, दिस इज 4th, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट हैज the objective of production of quality milk and the milk products in India. This statement is correct. National program for dairy development का यही aim है कि basically this production of quality milk and मिल्क प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑप्शंस को देखने का कोशिश करो कैसे हम लोग सही गलत पर पकड़ते हैं। ऑप्शन थर्ड कॉमन सेंस से गलत होगा कि नहीं, ठीक है। 10th रैंक बहुत ज्यादा हो जाता है इंडिया जैसे बड़े कंट्री के लिए, ठीक है। तो थर्ड गलत हो गया, यहां थर्ड है, ये भी थर्ड गलत हो गया, ये भी थर्ड गलत हो गया, यानी ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ पूछ ही नहीं रहा था, आपसे एक बेसिक कांसेप्ट पूछ रहा था कि थर्ड सही है कि गलत है, ठीक है। बाकी तो मुझे जानना ही नहीं था। हालांकि हम लोग पॉइंट्स देख लिए कि अभी एक का प्रोडक्शन 106 है, सेकंड रैंक पे है हम लोग, ठीक है। आपका 10 मिल्क में हम लोग 1998 से ही टॉप पे चल रहे हैं, वो सब सही है अपने आप में, लेकिन आपसे पूछ कहां रहा है, आपसे पूछ तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन के बारे में रहा है। और ये कॉमन सेंस से कोई भी बता देगा भाई 10th पे हम लोग नहीं आएंगे, मतलब मीट के प्रोडक्शन में, इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा प्रोडक्शन, और आप रैंक का बात करो 10वां, बहुत पीछे हो जाता है उसमें। चलिए नेक्स्ट पर चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 84, मैच द केमिकल्स यूज्ड इन द कॉमन प्रोसेसेस। ओके, हम लोग को मैच करना है, ठीक है। ये भी देखो सिंपल बात कर रहा है, इनहास्टेंट फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग एजेंट कौन सा यूज करते हो, बेसिकली दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। फ्रूट राइपनिंग के लिए क्या यूज करते हो, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड टू इंड्यूस। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला जानते हो ना, दिस इज CaC2, ठीक है। एक्चुअली चलो आगे भी बता देते हैं, CaC2 जब वाटर से यानी मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो C2H2 बनाता है, ठीक है। C2H2 एक्चुअली एसिटिलीन है, एसिटिलीन है, ना कि इथाइलिन है। एक्चुअली फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कौन सा होता है, इथाइलिन, दैट इज C2H4, ठीक है। दिस इज इथाइलिन, इथाइलिन, दिस इज एक्चुअली फ्रूट राइपनिंग हार्मोन, ठीक है। ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, ठीक है। अगर मार्केट में बोलोगे किस फॉर्म में मिलता है, तो ये बेसिकली एथिफोन के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। एथिफोन के फॉर्म में मिलता है। कैल्शियम कार्बाइड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, उससे एसिटिलीन गैस रिलीज होता है, ना कि इथाइलिन होता है। हाँ, लेकिन हम लोग फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज बहुत जगह किया जाता है, बहुत कंट्रीज में बैन भी है, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन के लिए हम लोग सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब CO2 ड्राई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी यूज करते हैं, ठीक है। टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे है, ठीक है। टू प्रिजर्व फ्रूट जूस, फ्रूट जूस को प्रिजर्व करने का बात कर रहा है, वी यूज सोडियम बेंजोएट, ठीक है। देखो सोडियम बेंजोएट एक कॉमन बेसिकली आपका प्रिजर्वेटिव है, कॉमन प्रिजर्वेटिव है, दिस इज सोडियम बेंजोएट। तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव टेक्निक में हम लोग दिस सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए आप जानते होंगे दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज होता है। एक्चुअली पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग डिसइंफेक्टेंट है, मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है। तो दिस इज इतना जान जाइए इसके बारे में, यहां लिख रहे हैं, ये अलग से नोट्स बना के लिख लेना जी। ऑक्सीडाइजिंग डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही होगा। चलिए अब देखते हैं 1 का 2 और 2 का 1, ये दो जगह दिख गया ना, देखो 1 का 2, 2 का 1 दो जगह दिख गया, यानी चारों पता होना चाहिए। तीसरा का क्या है 4, तीसरा का 4, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 बोला है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, पुपिल, कॉर्निया, आइरिस और सिलियरी बॉडी, ठीक है। सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स वर्ड यूज करते हैं हम लोग। देखो सिंपल क्वेश्चन है, पहले पार्ट्स को देख लो, ठीक है। जैसे आपको जो बाहर से दिख रहा है वो दिख क्या रहा है, दिस इज आइरिस, क्या दिख रहा है,
आइरिस, ठीक है। और बीच वाले पार्ट को हम लोग आईज पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग आईज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो बीच वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, पुपिल, ठीक है। बीच वाला जो पार्ट होता है उसी को बोलते हैं पुपिल, ठीक है। पुपिल क्या करता है, जो फाइनल अमाउंट ऑफ द लाइट होता है उसी से पुपिल से जा रहा होता है। एक्चुअली में लाइट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आइरिस, ठीक है। लाइट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आइरिस। जो आंख का कलर बोलते हो ना, ब्लू आईज है, ब्लैक आईज है, ब्राउन आईज है, ये सब आइरिस का कलर होता है, ठीक है। ये सब आइरिस का कलर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे जानते हो, जैसे मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग फिंगरप्रिंट यूज करते हैं, डीएनए यूज करते हैं, एक और यूज करते हैं दैट इज आइरिस स्कैन, यानी हर इंडिविजुअल का आइरिस अलग होता है, ठीक है। हर इंडिविजुअल का आइरिस अलग होता है। जैसे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन जो आप करवाते हो तो क्या करता है, आइरिस का स्कैन करता है, ठीक है। आधार कार्ड में आइरिस का स्कैन करता है। और आइरिस काम कैसे करता है, जैसे अचानक से आपके ऊपर बहुत सा लाइट आ जाएगा तो आइरिस क्या करेगा, लाइट को कंट्रोल करके सिकुड़ जाएगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा। तो इसका मतलब कम लाइट को अलाउ करेगा कि आपके आंख में जा सके, ठीक है। और ये तुरंत होता है, ये दिस इज एक्चुअली इनवॉलेंट रिएक्शन, और ये तुरंत होता है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है इसको, ठीक है। लेकिन लाइट जो अचानक से आया था वो हट भी जाएगा तो आपको सीधा ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है, बिकॉज ये आइरिस कॉन्ट्रैक्ट तो तुरंत होता है लेकिन रिलीज बड़ा धीरे धीरे होता है। तो ये आइरिस का होता है, दिस इज इनवॉलेंट रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, ठीक है। तो आइरिस और पुपिल तो समझ गए कि ये बेसिकली फोकल लेंथ को कंट्रोल करने का काम नहीं करता है। कॉर्निया, हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर का बात करते हैं। कॉर्निया जो आंख के ऊपर ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर है उसी को कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि हम लोग आई ट्रांसप्लांट में क्या ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है। आई जो ट्रांसप्लांटेशन सुनते हो उसमें क्या ट्रांसप्लांटेशन होता है, कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन होता है। सिलियरी बॉडी जो है ये आपका फ्रंट वाला है, एक हम लोग अंदर से जब आई पढ़ते हैं तब ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तब हम लोग ऐसे बनाते हैं। और यहीं पर देखते हैं कि सिलियरी मसल्स होता है जो कि लेंस को, फोकल लेंस को बेसिकली फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, पकड़ता है, खींचता है, ठीक है। तो उस तरह से काम करता है। दिस इज सिलियरी मसल्स और सिलियरी बॉडी का बात कर रहा होता है, ठीक है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि इन जनरल आंख का फोकल लेंथ होता कितना है अब एवरेजली, तो बेसिकली उस समय याद रखिएगा फोकल लेंथ मतलब ये जो हम डायमीटर का बात किए दिस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ होता कितना है, लगभग 2 सेंटीमीटर। उसी में बेसिकली दिस इमेज को वो कंट्रोल कर रहा होता है। ये जो पीछे का सरफेस है इसी को आप रेटिना बोलते हैं, ठीक है, इसी को आप रेटिना बोलते हैं। और जो इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रेटिना पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड दैट इन दिसंबर 2025 टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून बाय 2036, यानी 2036 तक मून पर दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लेगा। कौन, रशिया अनाउंस किया है, ठीक है। रशिया का जो बेसिकली आपका स्पेस एजेंसी है उसको क्या बोलते हैं आप, रॉसकॉस्मोस, ठीक है, रॉसकॉस्मोस, ठीक है, याद रखिएगा रॉसकॉस्मोस रशिया का स्पेस एजेंसी है। वो अनाउंस कर चुका है कि बेसिकली आपका दिस मून पर दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश कर लेगा बाय ईयर 2036। Question number 90. Which of the following is the primary reason why helium is preferred over the hydrogen for filling weather balloons despite the hydrogen being lighter? This statement is correct. देखो करेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन इज बेटर, ठीक है, हाइड्रोजन इज बेटर इन द सेंस ऑफ लाइटनेस। मतलब अगर यहां लाइटर गैस का बात हो रहा है तो हाइड्रोजन उस केस में बेटर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लेमेबल है तो क्या होगा, ऊपर जाकर कहीं भी बेसिकली डेंजर हो सकता है, ठीक है। तो खतरा हो सकता है, एयर के साथ कंबाइन करके ब्लास्ट कर सकता है, एक्सप्लोड कर सकता है, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को यूज नहीं करते हैं। अदरवाइज हाइड्रोजन इज लाइटर देन हीलियम, अदरवाइज हाइड्रोजन इज लाइटर देन हीलियम। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो। हीलियम मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर एंड लीक लेस थ्रू द बलून मटेरियल, ऐसा लीक वीक का बात नहीं करते हैं। हीलियम इज मोर अबंडेंट, हीलियम प्रोवाइड्स मोर लिफ्ट पर यूनिट वॉल्यूम देन हाइड्रोजन। यही बात हम आपसे बोले कि हाइड्रोजन प्रोवाइड्स मोर लिफ्ट, ठीक है, तो ये गलत है। हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल, हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल एंड फॉर्म्स अ एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर, ठीक है। तो हाइड्रोजन ब्लास्ट कर जाएगा, इस कारण से हम लोग यूज नहीं करते हैं हाइड्रोजन को, हीलियम को यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू। पहली बात, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया ही कौन है, हाइजेनबर्ग, ठीक है। तो उसका हम लोग प्रिंसिपल को भी बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बोल रहा है कि बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी फाइंड साइमल्टेनियसली, ठीक है। बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी फाइंड साइमल्टेनियसली फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। पूरा स्टेटमेंट यही है कि फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी ये बोलना चाहता है कि जब आप पहले मोमेंटम डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, यानी पोजीशन और मोमेंटम को जब निकालने का कोशिश करोगे तो देयर विल बी एरर, ठीक है, देयर विल बी एरर। h बाई 4 से इसको डिनोट कर रहा है। तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में इसलिए अप्लाई होता है कि h का वैल्यू समझने का कोशिश करो। h का वैल्यू होता है 6.626, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34, ठीक है। जब वैल्यू इतना छोटा में मतलब -34 में बात कर रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है कि ये हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ही बात कर लें, ठीक है। तभी जाकर हम लोग का यूज होता है दिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी इसका मतलब क्या है, दिस इज फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो याद रखिएगा, ऐसे भी स्टेटमेंट वाइज अब इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोग भी पढ़े हैं केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये टॉपिक, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग दिस पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी फाइंड साइमल्टेनियसली फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इसी फॉर्मूला पर बेस्ड बात की है। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए ना रखिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल याद रखिएगा कि पोजीशन और मोमेंटम हम लोग एक साथ नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यही सब थ्योरी ओरिजिन देता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का हम लोग बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को ही क्या बोलते हैं आप, वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। तो उसका जब बात करते हैं तो यही सब थ्योरीज है जो उसका ओरिजिन करवा रहा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एसटीडीज का बात कर रहा है। एसटीडीज मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस और गोनोरिया दोनों ही एसटीडी में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। दीज आर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दीज आर बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज। वहीं एचआईवी और एड्स दिस इज वायरल डिजीज, वायरस, बट दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन नंबर 99 है असर्शन रीजनिंग का। इन अ प्रेशर कुकर फूड इज कुक्ड फास्टर देन इन एन ओपन वेसल। सही बात है, इसलिए तो हम लोग प्रेशर कुकर का यूज करते हैं कि उसमें खाना जल्दी बन जाता है। असर्शन सही है, ठीक है। दिस रीजन बोला है द इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द कुकर। हाँ सही बात है, प्रेशर इंक्रीज करता है। लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, हाईएस्ट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट द बॉइलिंग पॉइंट, highest the boiling point of water causing it to boil and at a high temperature। ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तभी तो फूड जल्दी बॉयल होगा जी, जल्दी बनेगा, ठीक है। ये समझ लो। एक्चुअली भी देखो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट सिंपल सा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, व्हेन द, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मान लो कोई लिक्विड है, तो द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर अबव इट, या फिर सराउंडिंग प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड यूज करता है इसके लिए, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ, यहां का जो वेपर प्रेशर है इस प्रेशर के बराबर होने लगता है जो सराउंडिंग का प्रेशर है, तब बेसिकली लिक्विड बॉयल करता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द सराउंडिंग प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब समझो, जब प्रेशर कुकर हम यहां पर क्या कर दिए, बंद कर दिए इसको ऊपर से, ठीक है। हम प्रेशर कुकर यूज कर रहे हैं तो हम इसको बंद कर दिए, ठीक है। बंद करेंगे तो यहां का प्रेशर बढ़ेगा, हाँ या ना, यहां का प्रेशर बढ़ेगा, सही बात है। जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो हाई टेम्परेचर जाएगा, यानी 100 डिग्री पर जो पानी बॉयल होता था अब 110 डिग्री पे हो रहा है। अब 110 डिग्री पे हो रहा है तो ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो फूड उतना जल्दी कुक हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रेशर कुकर का यूज हम लोग तभी करते हैं। अब जैसे इस पर एक और क्वेश्चन आता है ना कि हिल्स पर गया है, ठीक है, तो वहां क्या हो जाता है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर डाउन हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा। तो उस केस में ठीक करने के लिए क्या यूज करोगे, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। एड सॉल्ट टू द वाटर, जब सॉल्ट ऐड करोगे वाटर में तो वो बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन है यूज द प्रेशर कुकर, ठीक है, यूज द प्रेशर कुकर इन द हिल्स, ठीक है। तो वहां पर वापस से बॉइलिंग पॉइंट को अधिक कर देगा, तो यही हो जाएगा, यानी आर फॉल्स हो गया जी, आर फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, यही था, 38 हो गया है। टोटल 38 क्वेश्चन दिया था, आउट ऑफ 100 38 क्वेश्चन दिया था। साइंस का अच्छा वेटेज था, सिंपल क्वेश्चंस था। 2-4 क्वेश्चन ऑफ कोर्स थोड़ा सा अलग लेवल पर गया है, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है जो इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट। आगे हम लोग नेक्स्ट जो एग्जाम हुआ है
दिस इज उसका भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।